डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर पारुल वर्मा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। कंज्यूमर बिहेवियर जो कि आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम मार्केटिंग की जितनी भी स्ट्रैटेजी, 4P स्ट्रैटेजी और जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में आकर डिस्कस करेंगे वो सारी बेस्ड होती है कंज्यूमर बिहेवियर पर। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर में आपको ये जब आप कंज्यूमर के बारे में जानेंगे तो आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी जान जाएंगे कि कंज्यूमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये हमें सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि क्या कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उनका कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने का, कोई भी ब्रांड को चूज करने का क्राइटेरिया क्या होता है, कंज्यूमर कब बाय करते हैं, किस टाइम पर, किस ड्यूरेशन पर कंज्यूमर की परचेजिंग ज्यादा होती है, किस टाइम ड्यूरेशन पे वो सबसे कम परचेजिंग करते हैं, कहाँ से वो लोग परचेज करते हैं, फ्रॉम वेयर डू दे बाय, हाउ डू दे बाय, मतलब ये कैसे परचेज कर रहे हैं, किस तरह से कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं कि नेट बैंकिंग करते हैं, या फिर कंज्यूमर खुद परचेज ना करके किसी और से परचेज करता है, या फिर कंज्यूमर रिटेल में पर्सनली विजिट करके परचेज करना चाहता है, या फिर कोई कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन परचेजिंग पे ही बिलीव करते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। तो हमें कंज्यूमर का बिल्कुल सारा परचेजिंग पैटर्न, परचेजिंग बिहेवियर, उनकी चॉइस, प्रोडक्ट को चॉइस करने का क्राइटेरिया, उनके रोल क्या होते हैं डिसीजन मेकिंग में, ये सारे हमें जानना है, बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कंपनी सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करती है। कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इट रेफर्स टू द एक्शंस एंड डिसीजंस प्रोसेसेस ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजप्शन। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कि वो एक्शंस, वो डिसीजंस होते हैं जो कंज्यूमर कोई भी गुड्स और सर्विसेज को पर्सनल कंज्यूम करने के लिए जो भी एक्शंस और डिसीजंस लेते हैं, उन सब की स्टडी करना, इन डेप्थ स्टडी करना कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी कहलाएगा। जब हम कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होता है बायर्स रोल। बायर्स रोल क्या होता है? यहाँ मैंने 5 बायर्स रोल मेंशन किए हैं। फर्स्ट होता है इनिशिएटर। इन सारे रोल्स को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के बारे में। सिर्फ एग्जाम्पल में एज अ फैकल्टी आपको एक असाइनमेंट देती हूँ कि आपको कुछ एक असाइनमेंट है जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको क्लास में प्रेजेंट करना है असाइनमेंट को कंप्लीट करते हुए, और आपका सारा इवैल्यूएशन असेसमेंट उस प्रेजेंटेशन के बेसिस पर होगा। अब पूरी क्लास में कुछ बच्चों के पास उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए लैपटॉप होगा, कुछ के पास नहीं होगा। जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है वो लोग मुझसे आके बोलेंगे, मैम मैं ये प्रेजेंटेशन कैसे बनाऊंगी? तो मैंने आपको सजेशन दिया कि यू शुड बाय अ लैपटॉप, क्योंकि आज आप स्टूडेंट हो कॉमर्स के कि मैनेजमेंट के, आज आपको लैपटॉप, आज नहीं तो कल और इसकी ज़रूरत जो है डे बाय डे बढ़ती जाएगी, तो बेटर यू शुड बाय अ लैपटॉप, क्योंकि उसके बिना आप प्रेजेंटेशन नहीं बना पाओगे। तो मैंने यहाँ पे एक रोल प्ले किया इनिशिएटर का, जहाँ पे आई हैव गिवन यू सम सर्टेन आइडिया। ओके, आई हैव गिवन यू अ पिंच। मैंने एक पिंच दिया कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। सेकंड फिर आता है इन्फ्लुएंसर का। आपने सोचा कि ठीक है मुझे प्रोडक्ट परचेज करना है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, लैपटॉप मुझे कौन सा परचेज करना है, कौन सी ब्रांड का परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है, ये सारे डिसीजंस जो होंगे, आपको इंफॉर्मेशन जो होंगी वो आपको कोई या तो आपके पास खुद की होगी इंफॉर्मेशन, या फिर आप मुझसे पूछोगे कि मैम आप ही बता दीजिए मैं कौन सा लैपटॉप परचेज करना चाहिए मुझे, या अपने फादर के पास या अपने किसी ब्रदर के पास या सिस्टर के पास आपने गए सजेशन लेने के लिए। तो जो लोग आपको सजेशन दे रहे हैं कि नहीं आपको डेल का नहीं HP का लैपटॉप परचेज करना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं आपको एप्पल का परचेज करना चाहिए लैपटॉप, सब लोग अपने अपने आइडियाज और इन्फॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग डिफरेंट ब्रांड्स एंड योर प्रोडक्ट। तो दे ऑल आर प्लेइंग एज अ रोल ऑफ इन्फ्लुएंसर। आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टू गो फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड और टू गो फॉर अ पर्टिकुलर साइज ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ थर्ड स्टेज पे हम बात करेंगे डिसाइडर की। आपने से सपोज अपनी फ्रेंड से डिस्कस करके कोई पर्टिकुलर ब्रांड का लैपटॉप परचेज कर लिया, उसके बाद आप अपने फादर के पास गए और फादर के पास बोला कि आपने कि मुझे ये प्रोडक्ट ये ब्रांड का लैपटॉप चाहिए।
आपने या तो आप खुद डिसाइड कर लोगे कि ये ब्रांड ही मुझे परचेज करनी है, या फिर आपके बिहाफ पे आपके फादर डिसाइड करेंगे। तो जो पर्सन प्रोडक्ट को, किसी पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज करने के लिए डिसाइड करता है उसे डिसाइडर कहते हैं। देन जो एक्चुअली इस प्रोडक्ट को परचेज करते वक्त पेमेंट करता है, जो एक्चुअली इसको खरीद रहा है, लैपटॉप आपको चाहिए लेकिन खरीद आपके बिहाफ पे आपके फादर रहे क्योंकि वो पे कर रहे हैं अमाउंट, तो ही विल बी अ बायर। बायर के बाद आप उस लैपटॉप को यूज करने वाले हैं, इसलिए यू विल बिकम अ यूजर्स। तो यहाँ पे ये 5 बायर्स रोल हैं। कंपनी, सारी कंपनीज बायर्स का रोल समझती हैं, उन बायर का रोल के हिसाब से ही वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है। ये आपका बाइंग डिसीजन, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस है, इसको हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। जब भी कोई कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इन सारे प्रोसेस को फॉलो करता है। व्हाट आर दिस प्रोसेस? फर्स्ट होता है नीड रिकॉग्निशन। आई जस्ट नेम आउट दी ऑल दीज स्टेप्स: नीड रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, evaluation of alternatives, purchase and post purchase evaluation of decision. Let's discuss one by one. पहला आता है नीड रिकॉग्निशन। इसमें नीड रिकॉग्निशन मतलब जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हम ऐसे ही नहीं, हमें उसकी जरूरत महसूस होती है। जरूरत कब महसूस होगी? जब हम किसी प्रॉब्लम में होंगे। जनरली ऐसा ही होता है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से मैं किचन में काम कर रही हूँ, किचन में काम करते करते मुझे लगा कि नहीं, एक पर्टिकुलर प्रेशर कुकर है, ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। यहाँ मेरी प्रॉब्लम जनरेट हुई कि मैं कुकिंग प्रॉपर नहीं कर पा रही, तो वहाँ पे मेरी नीड रिकॉग्निशन हो जाती है और आई रियलाइज कि मुझे एक नए प्रेशर कुकर को परचेज करने की जरूरत है। सो नीड रिकॉग्निशन ऑलवेज रियलाइजेज विद दी प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। कस्टमर को जब तक कोई प्रॉब्लम होती है उसके बाद ही उसको किसी प्रोडक्ट को परचेज करने की नीड होती है। जनरली ऐसा ही होता है। सेकेंड इंफॉर्मेशन होती है इंफॉर्मेशन सर्च। जब मुझे किसी प्रोडक्ट को नीड हुई, से सपोज मेरे अभी इसके रिसेंट एग्जांपल में मैं प्रेशर कुकर का एग्जांपल दे रही थी, मुझे नीड हुई कि मुझे प्रेशर कुकर परचेज करना चाहिए, तो यहाँ मैंने इंफॉर्मेशन सर्च करना शुरू कर दिया। अब इंफॉर्मेशन के सोर्सेज जो होंगे वो 2 वे से हो सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज हो सकता है और एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकता है। Internal sources of information, it will be regarding the memory and the past experiences. क्योंकि या तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, जैसे प्रेशर कुकर मेरे माइंड में कोई पर्टिकुलर ब्रांड बैठी हुई है, मुझे वही ब्रांड, और या मैंने कभी किसी शॉप पे गई थी, वहाँ पे मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के प्रेशर कुकर देखे थे और इनडायरेक्टली और अनइंटेंशनली मुझे कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड पसंद आ गई थी, वो मेरे माइंड में है। तो या तो मैं अपनी मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में उसको ध्यान करूंगी, या मेरा किसी प्रोडक्ट के साथ पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहता है। से सपोज इस बार मेरे पास एक एक्स ब्रांड का प्रेशर कुकर है, लास्ट टाइम मेरे पास वाई ब्रांड का प्रेशर कुकर था और उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, तो अब मैं जो नेक्स्ट परचेज करूंगी वो सोचूंगी कि मुझे वाई ब्रांड के पास ही को ही रेफर करना चाहिए। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ इंटरनल सोर्सेज, जो कि इंफॉर्मेशन मेरे पास मेरे अंदर है। उसके बाद मैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे आऊंगी। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में जो मेरे बाहर के लोग हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, या कोई कॉमर्शियल सोर्सेज हैं। हो सकता है मेरी मदर मुझे गाइड करे कि नहीं तुम्हें एक्स नहीं, तुम्हें वाई नहीं, एक्स ब्रांड का ही परचेज करना चाहिए प्रेशर कुकर, या मेरे कोई फ्रेंड सजेस्ट करेंगे, या कोई कॉमर्शियल सोर्सेज जो कि एडवर्टीजमेंट हो गया, रिटेलर हो गया। मैं शॉपकीपर के पास गई तो शॉपकीपर ने मुझे कहा कि नहीं, ये नहीं, आप ये वाला ब्रांड परचेज करिए, या कोई भी मीडिया सोर्सेज हो सकता है। तो वहां से मुझे डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिली। तो पहले तो मुझे नीड हुई प्रोडक्ट की, फिर मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में अपनी एक बहुत सारी ब्रांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करी। अब मेरे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दी डिफरेंट ब्रांड्स। उसके बाद मैंने इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स किया। जितनी ब्रांड्स मेरे पास अवेलेबल है उन सबको मैं इवैल्यूएट करूंगी कि मेरे लिए कौन सी ब्रांड बेटर है। तो ये डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, और लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट डिपेंड करेगा आपका टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ अब बात करते हैं लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता क्या है। यहाँ मैंने कहा है लो इन्वॉल्वमेंट एंड हाई इन्वॉल्वमेंट। से सपोज मुझे कार परचेज करनी है, कार परचेज करना इट्स जस्ट अ वेरी बिग डिसीजन फॉर मी, क्योंकि कार एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है।
8 लाख 6 लाख 10 लाख रुपीज का मैं कोई कार परचेज कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत लॉन्ग टर्म परचेज में आ जाएगा, जिसको मैं एक लंबे टाइम के लिए परचेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कार की डिफरेंट ब्रांड्स को, उसके फीचर्स को बहुत डेप्थ में टाइम लेते हुए डिसाइड करूंगी। तो कार को परचेज करने में मुझे सपोज हो सकता है मुझे 2 महीने भी लग गए, 3 महीने भी लग गए। यहाँ पे मेरा लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है कार की ब्रांड को चूज करने में, और पर्टिकुलर कार को चूज करने में मेरा इन्वॉल्वमेंट हाई होगा। लेकिन से सपोज अगर मैं एक नाइफ परचेज कर रही हूँ, तो नाइफ परचेज करना इज जस्ट अ वेरी बहुत ही नॉर्मल सा डिसीजन है मेरे लिए, कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है नहीं। तो यहाँ पे कौन सी ब्रांड का नाइफ परचेज करना है, किस साइज का परचेज करना है, उसको मैंने लो इन्वॉल्वमेंट कैटेगरी में डालूंगी, क्योंकि वहां पे मेरा इन्वॉल्वमेंट लेवल बहुत लो होगा। उसके बाद जो मैं प्रोडक्ट ऑप्शंस को, ब्रांड्स को, प्रोडक्ट्स को जो इवेल्युएट कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, उसके कंपैरिजन के क्राइटेरिया काफी सारे हो सकते हैं। वो टेक्निकल भी हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, जैसे कि कौन सी ब्रांड सस्ती है, कौन सी महंगी है। सोशल एस्पेक्ट भी हो सकता है कि भाई कुछ आप कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज करो जो कि सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, सोसाइटी में वो चीज़ एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं, लोग आपकी और या फिर आप सोसाइटी में एक प्रेस्टीज इशू के बेसिस पर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हो, तो वो भी एक आपका क्राइटेरिया होता है किसी भी ब्रांड को इवेल्युएट करने का। पर्सनल डिसीजंस भी होते हैं, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। आप मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि नो प्रेस्टीज ब्रांड इज द बेस्ट ब्रांड, या कार में मुझे लगता है कि नहीं हुंडई ब्रांड सबसे बेस्ट है, तो वो हुंडई ब्रांड ही मेरे लिए सबसे अच्छी मानी जाएगी। तो ये मेरा पर्सनल क्राइटेरिया है। रिस्क इन्वॉल्वमेंट इसलिए क्योंकि हाँ, जैसे मैंने बताया कार का एग्जाम्पल दिया, कार परचेज करने में मेरा रिस्क लेवल बहुत हाई है, क्योंकि अगर गलत डिसीजन हो जाता है तो एक मेरा बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत अच्छा खासा अमाउंट या लोन, ये सब इसमें इन्वॉल्व है, तो यहाँ मेरा रिस्क लेवल ज़्यादा होगा। इसके अलावा और भी कई क्राइटेरिया हो सकते हैं। फोर्थ है परचेज डिसीजन। अभी तक मैंने सारी ब्रांड्स को इवेल्युएट किया, कंपेयर किया, एनालिसिस किया। अब फाइनली मैं बात कर रही हूँ परचेज डिसीजंस की, जहाँ पे मैं अब एक्चुअल में प्रोडक्ट को परचेज कर रही हूँ। जब मैं किसी नई ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज करती हूँ जो अभी तक मैंने यूज नहीं करी है, वहां पे मेरे डिसीजन 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ट्रायल डिसीजन हो सकता है या फिर एडॉप्शन डिसीजन हो सकता है। ट्रायल डिसीजन मतलब मैंने किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को चूज किया इस इंटेंशन से कि लेट मी ट्राई दिस। जैसे कई बार शैम्पू होते हैं, हम कई मार्केट में इतनी सारी ब्रांड्स के शैम्पू हैं, हेयर शैम्पू। मैंने किसी एक्स ब्रांड का हेयर शैम्पू यूज किया, और तो उसके लिए मैं पहले सोचूंगी यार ट्रायल कर लेती हूँ, तो पहले मैंने क्या खरीदा उसका सेशे खरीदा, तो दिस इज माई ट्रायल डिसीजन। अगर हेयर शैम्पू का सेशे मैंने परचेज किया, उसको यूज किया, मुझे वो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो आई विल रिपीट माई परचेज, और वहां पे मेरा डिसीजन हो जाएगा एडॉप्शन डिसीजन, यानी कि मैं उस ब्रांड को एडॉप्ट कर रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ फॉर लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट। एंड देन द लास्ट स्टेप कम विच इज कॉल्ड पोस्ट परचेज बिहेवियर। मैंने सेशे परचेज किया, पर्टिकुलर ब्रांड की शैम्पू परचेज कर ली, उस शैम्पू को मैंने यूज किया, वहां पे मेरे साथ 2 सिचुएशन हो सकती है, वेदर आई विल बी सेटिस्फाइड और आई विल बी डिससेटिस्फाइड विद द ब्रांड। अगर सेटिस्फाइड होती हूँ, मैं प्रोडक्ट को परचेज करके यूज करने के बाद में सेटिस्फाइड होती हूँ, तो वहां पे मेरा लॉन्ग टर्म परचेज बन जाता है। तो वहां में हमेशा शायद हो सकता है कि हमें लॉन्ग टर्म परचेज मतलब एवरी टाइम आई विल परचेज दी सेम ब्रांड, उसी ब्रांड पे मैं बात को ही प्रेफर करूंगी। प्लस मैं पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ दूंगी, जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, उन सबको मैं रिकमेंड करूंगी या ये प्रोडक्ट या XYZ जो भी ब्रांड है, वो ब्रांड मैंने यूज करी है, उससे मैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। तो आप उसके पॉजिटिव फीडबैक देते हो, दैट विल कॉल वर्ड ऑफ माउथ। नेगेटिव फीलिंग भी उसमें क्रिएट होती है विच विल मेक यू डिससेटिस्फाइड। आपका डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है नेगेटिव फीलिंग पे, और उस सिचुएशन में यू विल नॉट रिपीट द सेम ब्रांड। फिर आपकी अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड से सेटिस्फाइड नहीं हो। अब आपको उस प्रोडक्ट कैटेगरी में, जैसे शैम्पू का एग्जांपल ही हम लेके चलते हैं, आपने शैम्पू परचेज किया, बॉटल परचेज करी, लेकिन आप डिससेटिस्फाइड होते हो। अब आपकी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है अगेन, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अगेन हेयर शैम्पू चाहिए, क्योंकि अभी की ब्रांड से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। फिर आप अगेन नीड रिकॉग्निशन पर चले जाते हो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है
परचेज करना, गुड ब्रांड के प्रोडक्ट को, शैम्पू को परचेज करना, तो दिस विल बी योर प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। और यहाँ पे आपके नीड रिकॉग्निशन में चले जाएंगे जो आपका फोर्थ स्टेप था। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, परचेज डिसीजन एंड अगेन पोस्ट परचेज बिहेवियर पर आ जाते हो। तो दोबारा आपने ब्रांड चेंज कर ली और आप उस दूसरी ब्रांड से सेटिस्फाइड हो गए, तो वहां पे आपका रिपीट परचेज आ जाता है। आज के लिए इतना ही। ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट कंप्लीट हो गया है। इन माय नेक्स्ट सेशन आई विल डिस्कस अबाउट द मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी based on the consumer behavior strategy. Thank you. If you have any query regarding this session, you can ask me on my this given mail ID, which is parulggca@gmail.com. Thank you.